हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के रेस स्टडी पे। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी पुलिस भर्ती 2024 री एग्ज़ाम हिंदी प्रैक्टिस सेट 2 टॉप 37 क्वेश्चंस आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स इस बुक का सोल्यूशन कंप्लीट कर रहे हैं। आज हमारा प्रैक्टिस सेट 2 है, इससे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। तो शुरू कर दोस्तों आज की क्लास बिना देरी के हुए। प्रैक्टिस सेट 2 आज का पहला क्वेश्चन ए रहा है स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 1, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं। हिंदी भाषा की जो क्या है हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां कितनी हैं? 44, 33, 52, 48। इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी 52। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ कितनी हैं? 52 होती मेरे भाई। कौन कौन सी होती हैं उनको हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए 52 में क्या आता है, यहाँ पे मैं डिस्कस कर लेता हूँ। स्वर कितने होते हैं? स्वर होते हैं मेरे भाई 11। कौन कौन से होते हैं? छुटा से लेके छुटा, बड़ा, छुटी, बड़ी, छुटौ, बड़ौ, रीर, ए ओ औ, कुल मिला के औ तक कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं। कितने मेरे भाई? 11 स्वर होते हैं। ठीक है, इसके अलावा व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन देखिए व्यंजन कितने होते हैं? 5 हमारे क्या देखिए का वर्ग होता है, का वर्ग में 5 होते हैं। ठीक है, चा वर्ग में होते हैं 5, टा वर्ग में होते हैं 5, ता वर्ग में होते हैं 5 और पा वर्ग में होते हैं 5। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 11 लावा। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं या, रा, ला, वा। ठीक है, कितने होते हैं? या, रा, ला, वा। इसके बाद हमारे क्या होते हैं? 2 हमारे अयोगवाह होते हैं। कौन कौन से अयोगवाह होते हैं? 2 अयोगवाह होते हैं। 2 अंग और आह होते हैं अयोगवाह। और 2 होते हैं द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन कौन 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 से होते हैं? द्विगुण व्यंजन डा और ढा। कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? कुल वर्णों की संख्या होती है 52। कितनी होती है? कुल वर्णों की संख्या होती है 52, जिसमें 11 हमारे स्वर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। हमें यहाँ पे देखना है कि कहाँ पे विराम चिन्ह का सही से प्रयोग हुआ है। काम वाली रोज आती है, क्या यहाँ पे विराम चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है? गलत है। यहाँ पे तो हुआ ही नहीं, ये भी गलत है। यहाँ पे भी नहीं हुआ है, तो हमारा करेक्ट होगा ऑप्शन सी। देखते हैं क्या ऑप्शन सी। काम वाली रोज आती है, बिल्कुल करेक्ट दिया है। काम करती है और चली जाती है, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द पहचानिए। संज्ञा शब्द कौन सा है? मीठा क्या है? मीठा तो हमारे यहाँ पे विशेषण है। मधुर, चतुर, चातुर क्या है? ऑप्शन डी करेक्ट होगा, चातुर। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, चातुर क्या है? ये संज्ञा शब्द है। शेष दिए गए तीनों विकल्प जो क्या है, मीठा, मधुर, चतुर, ये क्या है? ये सारे तीनों विशेषण है। क्या मेरे भाई? ये तीनों क्या है? विशेषण है। इनसे जो निर्मित संज्ञा बनती है, मीठा से निर्मित संज्ञा बनेगी मिठास। क्या बनेगी? मिठास। मधुर से मधुरता, ये सब भाववाचक संज्ञा बन रही हैं। मधुरता। चतुराई भाववाचक संज्ञा वो होती है जिनको हम प्लेट में, मान लीजिए कि आपको क्या है, प्लेट में नहीं रख सकते, उन्हें कहते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे आपका अगर प्यार हो गया, नफरत हो गया, घृणा हो गया, ये सारी क्या है? ये भाववाचक संज्ञा होती हैं। बुढ़ापा हो गया। ठीक है, संज्ञा शब्द क्या है? चातुर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने किया है? इनमें से किस विद्वान ने किया है? भोलानाथ तिवारी, हरदेव बाहरी, डॉक्टर दीमसित, जॉर्ज ग्रियर्सन। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, डॉक्टर दीमसित। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। वाक्य में कितने विशेषण हैं? इस सेंटेंस में हमें देखना है कि टोटल कितने विशेषण हैं। कला का अंतिम, सर्वोच्च और ध्येय क्या है? ये 3 विशेषण है। कितने? ये 3 विशेषण यहाँ पे। कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। वाक्य में कितने विशेषण हैं? अंतिम, सर्वोच्च, ध्येय, 3 विशेषण हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6,
जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाए उसे क्या कहते हैं? उसे क्रिया कहते हैं। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्यय नहीं है? कौन सा शब्द जो है वो अव्यय नहीं है? यानी कि जूता क्या है, ये अव्यय नहीं है। आज यहाँ भीतर क्या है, अव्यय है, लेकिन जूता क्या है, यहाँ पे अव्यय नहीं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से इकारांत शब्द संज्ञा स्त्रीलिंग नहीं है? इनमें से कौन सा इकारांत संज्ञा स्त्रीलिंग नहीं है? कौन सा? पहिया क्या है, ये स्त्रीलिंग इकारांत नहीं है। नदी, उदासी, टोपी, ये तीनों करेक्ट हैं। ये क्या है? पहिया क्या है, ये इकारांत संज्ञा स्त्रीलिंग नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, वचन के आधार पर असंगत शब्द युग्म है। वचन के आधार पर असंगत कौन सा है? मेहमान, मेहमानों गलत है, बाकी सारे सही हैं। अगला क्वेश्चन, सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली है, दिए गए वाक्य का काल पहचानिए। इनमें से कौन सा काल होगा? आसन्न भूतकाल। ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली, दिए गए वाक्य का काल पहचानिए, क्या होगा इसमें? आसन्न भूतकाल। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली है, दिए गए वाक्य का काल पहचानिए। इनमें से हमारा जो करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10, सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली है, दिए गए वाक्य का काल होगा आसन्न भूतकाल। ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। आसन्न भूतकाल क्या होता है? आसन्न भूतकाल जो क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है, उसे हम आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे मैंने मिठाई खाई है, क्या है? आसन्न भूतकाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझसे अब नहीं चला जाएगा, क्या है? क्वेश्चन नंबर 11, मुझसे अब नहीं चला जाएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? क्रमवाच्य है, भाववाच्य, कृतवाच्य? इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा? भाववाच्य। मुझसे अब नहीं चला जाएगा, इसमें है भाववाच्य। ऑप्शन हमारा 11 का बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित कारक और कारक चिन्ह की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म असंगत है? कर्म को करण से, अधिकरण का अपादान से। अधिकरण में क्या होता है मेरे भाई? अधिकरण में होता है में और पर। क्या होता है? में और पर। यही हमारा गलत है, ऑप्शन हमारा सी गलत है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है आंसू, आंख, आशीष, अक्षर। इनमें से क्या है? अक्षर जो हमारा है ये तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द क्या होता है? ये संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं तत्सम, और तद्भव जो होता है ये हिंदी भाषा के होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? ऐसा कौन सा जो है विकल्प है जिसमें सभी शब्दों में उपसर्ग भी हो और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ हो? अपयश, यश, अपयश, अनुशासन। ठीक है। परित्यक्ता, अनुनादित, लाल बाब, लापरवाह, पत्रकार, वाहवाही। अनुशासन, अपयश, परित्यक्ता, अनुनादित। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। परित्यक्ता, अनुनादित, परित्यक्ता, अनुनादित, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसमें क्या है? परित्यक्ता में हमारा परि उपसर्ग है और त्यक्त क्या है? ये मूल शब्द तथा अप्रत्यय है इसमें। अनुनादित में क्या है? अनु उपसर्ग हो जाएगा इसमें। अनुनादित में क्या होगा? अनुनादित में अनु उपसर्ग हो जाएगा, अनु उपसर्ग हो जाएगा। नाद इसका मूल शब्द होगा, नाद इसका मूल शब्द होगा। इत इसमें क्या होगा? इत इसमें क्या होगा? यह प्रत्यय होगा। ऑप्शन बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, बंगाली शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? बंगाली शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ? बंगला, बंगाल प्लस ई, किसका होगा मेरे भाई? बंगाल प्लस ई, बंगाली। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यही इसका प्रयोग हुआ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, जीवन में उत्साह बना रहना चाहिए। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के सही विलोम। उत्साह का विलोम हमसे पूछा है, उत्साह का विलोम क्या होगा? निरुत्साह। क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, अमृत का विलोम क्या होगा? अमृत का विलोम क्या होगा? अमृत, पीयूष, सुधा, सोम, क्या होगा? अमृत का विलोम शब्द क्या होगा मेरे भाई? विष हो जाएगा। अमृत का विलोम शब्द विष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, रामू बेहद गरीब है। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के उपयुक्त पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। यानी कि गरीब का पर्यायवाची क्या होगा? निर्धन होगा क्या? नहीं। निबद्ध होगा, निर्बाध होगा, निस्सार होगा।
गरीब का पर्यायवाची, सॉरी गरीब का पर्यायवाची ही पूछा है, पर्यायवाची गरीब का होगा निर्धन, क्या होगा निर्धन, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, अर्पणा शब्द का पर्यायवाची है, अर्पणा शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, अर्पणा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, पार्वती होगा मेरे भाई, क्या होगा पार्वती होगा, क्या होगा पार्वती। अर्पणा के अन्य पर्यायवाची कौन कौन से हैं, गौरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा गौरी हो जाएगा, गिरिजा हो जाएगा, पार्वती होगा, भवानी होगा, रुद्राणी होगा। ठीक है, औरत को क्या पर्यायवाची, स्त्री हो जाएगा, औरत का पर्यायवाची स्त्री हो जाएगा, वनिता हो जाएगा, कांता हो जाएगा, नारी हो जाएगा, अबला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, आंख में अंजन दांत में मंजन, आंख में अंजन दांत में मंजन, वाक्य में अंजन का अर्थ पूछा गया हमसे, अंजन का क्या, अंजन का अर्थ मेरे होता है काजल, आंख में क्या होता है काजल, ऑप्शन बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, समश्रुत शब्द यानी कि इनके हमें अर्थ देखना है। एक ऐसे शब्द हैं अली, अली, अली मतलब होता है भौरा और अली मतलब होता है सखी, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, वह स्थान जहाँ से यमुना निकलती है वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा। यमुना कहाँ से निकलती है, यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, और गंगा कहाँ से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, पर्वत जिसके पीछे से सूर्य का उदय होता है उसे कहते हैं उदयांचल, पर्वत क्या है जिसके पीछे से सूर्य का उदय होता है उसे कहते हैं उदयांचल, और जिसके पीछे सूर्य अस्त होता है उसे कहते हैं अस्तांचल। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। बिना देख रेख का जानवर वाक्यांश के लिए एक शब्द है, बिना देख रेख का जानवर क्या पालतू होगा, बिल्कुल नहीं होगा मेरे भाई पालतू, अनेर। बिना देख रेख का जानवर क्या होता है, उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अनेर, क्या होगा अनेर, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, संधि विच्छेद में यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण से परे कोई अनुनासिक वर्ण हो तो संधि करते समय प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाएगा, उसी वर्ग का कौन सा वर्ण होगा, उसी वर्ग का हो जाएगा मेरे भाई प्रथम वर्ण, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उसी वर्ग का प्रथम वर्ग। जैसे कोई हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे वाक्मय, क्या होगा वाक्मय, ठीक है वाक्मय, तो क्या हो जाएगा वाग्मय। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा ये। अपमय, जैसे कि आप देखिए एक एग्जाम्पल, अप प्लस मय, तो इस वर्ड का आधा हो जाएगा अममय, अममय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युग में अशुद्धि है, कौन सा गलत है, दाल रोटी में द्वंद्व समास है, दाल और रोटी, दाल रोटी में द्वंद्व समास है, बिल्कुल करेक्ट है। सत्य सही में क्या है, सत्य आ गया, जहाँ पे दिगु क्या होता है संख्यावाचक होता है, दिगु बिल्कुल करेक्ट है। आजन्म क्या है, अवयवी भाव है, बिल्कुल करेक्ट है, आजन्म अवयवी भाव। प्रतिवर्ष क्या है, ये कर्मधारय है, कर्मधारय नहीं है। प्रतिवर्ष जो क्या है, ये प्रतिवर्ष क्या है, ये अवयवी भाव समास है। इसमें क्या है, कर्मधारय समास होता है विशेषण विशेष, कर्मधारय जो समास होता है वो होता है विशेषण विशेष, क्या होता है विशेषण विशेष। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है, कौन सा वाक्य शुद्ध है, हमें यहाँ पे देखना है। महादेवी छायावादी कब इतनी गलत लिखा है, महादेवी छायावादी कब इतरी है, जब भी आप आओ मुझसे मिलें, आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया, रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा, बिल्कुल करेक्ट है। बाकी सारे गलत लिखे हुए हैं, रमा ने अपने भाई को पुस्तक पढ़ने को कहा। अगला क्वेश्चन, विभाव के दो प्रकार कौन से होते हैं, विभाव के दो प्रकार कौन से होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। कौन से, आलंबन और उद्दीपन। कमला में कौन सा गण रूप है, कमला में कौन सा गण रूप है, कमला में है सगड़, कौन सा सगड़, कमला में कौन सा गण रूप है, सगड़। गणों की संख्या कुल कितनी होती है, गणों की संख्या कुल कितनी होती है, 8 होती है। कौन से, यगड़ मगड़ तगड़ रगड़ जगड़ भगड़ नगड़ सगड़, ये कितनी कहती है, ये सब होती है इसकी गणों की संख्या। इसका आप एक सूत्र याद रखिएगा, या माता राज भान सलगा, भान सलगा, इससे आप निकालेंगे यगड़ मगड़ तगड़ रगड़ जगड़ भगड़ नगड़ सगड़। ठीक है, इससे आप याद रखिएगा, गढ़ 8 प्रकार के होते हैं, इसमें जो सगड़। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29,
मुदित महीपति मंदिर आए, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। जहाँ पे समान वर्णों की बार बार आवृत्ति हो रही वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। काव्य रीत के कितने भेद हैं? काव्य रीत के कितने भेद होते हैं मेरे भाई? काव्य रीत के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। अगला क्वेश्चन नंबर 31। होनहार बीरवान के होत चिकने पात। कहते नहीं कि जो बीरवान, होनहार बीरवान के होत चिकने पात, जो हमारा पेड़ बीरवान होता है उसके पत्ते भी चिकने होते हैं। इसका क्या अर्थ होगा? होनहार व्यक्ति सदा दिखावा करता है? नहीं, होनहार व्यक्तियों की प्रतिभा बचपन में ही दिखाई दे जाती है, बचपन में ही दिखाई दे जाती है जो बच्चे होनहार होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा 31 का डी। अगला क्वेश्चन नंबर 32। बिल्ली के गले में घंटी बांधना का अर्थ क्या होगा? बिल्ली के गले में घंटी बांधना के अर्थ का उचित विकल्प चुनिए। बिल्ली के गले में घंटी बांधना का यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा? बिल्ली के गले में घंटी बांधना का होगा अपने को संकट में डालना। घंटी सुनना कुछ नहीं होगा, अपने को संकट में डालना। अगला क्वेश्चन ऑप्शन सी करेक्ट होगा। हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? यानी कि हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में डिवाइड किया गया है? वो कितने कालखंड हैं हिंदी साहित्य में? कितने? 4 कालखंडों में डिवाइड किया गया। कौन कौन से? आदिकाल होगा, भक्तिकाल होगा, रीतकाल होगा, आधुनिक काल होगा। ये आपको चारों याद रखना। अगला क्वेश्चन ये हमारा है गद्यांश। गद्यांश को करने से पहले हम देखेंगे एग्जाम हॉल में, सबसे पहले हम इस पे क्वेश्चन पे नजर डालेंगे कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। गद्यांश बहुत बड़ा होता है, ठीक है। इसमें पहले हम क्वेश्चन में देखेंगे कि क्या है। राष्ट्र, सांस्कृतिक और विरासत क्रमशः कौन सी व्याकरणिक इकाइयां हैं? राष्ट्र हो गया हमारा, सांस्कृतिक हो गया और विरासत क्रमशः कौन सी व्याकरणिक इकाइयां हैं? इनको क्या कहते हैं? ये इसको आप ऐसे भी लगा सकते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे? राष्ट्र क्या है? राष्ट्र संज्ञा होता है, बहुत सारे राष्ट्र होते हैं, ठीक है। सांस्कृतिक क्या था? विशेषण होता है, बिल्कुल करेक्ट है, संज्ञा विशेषण। और विरासत क्या होगा? विरासत में हमारा क्या होगा? यहाँ पे विरासत संज्ञा होगा, संज्ञा विशेषण संज्ञा। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट होगा, इसको आप ऐसे ही लगा लेंगे। अंतर्विरोध शब्द में किस प्रकार की संधि है? अंतर्विरोध में किस प्रकार की संधि है? किस प्रकार की? इसमें विसर्ग संधि। किसी? विसर्ग संधि। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 36। व्यक्ति की दृष्टि कब संकुचित हो जाती है? व्यक्ति की दृष्टि कब संकुचित हो जाती है? इसको आपको इसमें गद्यांश में देखना पड़ेगा कि व्यक्ति की दृष्टि जो है वो कब संकुचित हो जाती है। देखिए हमने देख लिया यहाँ पे, व्यक्ति की दृष्टि कब संकुचित हो जाती है? जब व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से धर्म, जाति, कुल आदि के आधार पर व्यवहार करता है तो उसकी दृष्टि संकुचित हो जाती है। तो उसकी दृष्टि क्या होता है? संकुचित हो जाती है जब व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से। यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। हमें इस टाइप का क्वेश्चन जो है गद्यांश से छांटना है। जब व्यक्ति क्या करता है? जब व्यक्ति धर्म, जाति और कुल आदि को प्रमुख मानने लगता है तो क्या है? दृष्टि जो है उसकी संकुचित हो जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 37। एक जागरूक नागरिक के रूप में हमारा क्या कर्तव्य है? एक जागरूक नागरिक के रूप में हमारा क्या कर्तव्य है? इसको सबसे पहले हम गद्यांश में देखेंगे। इसका मतलब है ये लास्ट में होगा। एक जागरूक के रूप में हमारा क्या कर्तव्य? एक जागरूक, देखिए यहाँ पे लिखा, एक जागरूक नागरिक के रूप में हमें इस बात को गहराई से समझते हुए तुच्छ मतभेदों को त्याग कर अपने मत को सदुपयोग करना चाहिए, जिससे चुने गए हमारे प्रतिनिधि राष्ट्र के लिए निर्माणात्मक दिशा दे सकें। जाति, भाषा, धर्म से ऊपर उठकर और नेताओं के भाषणों से प्रभावित हुए बिना हमें विवेक पूर्वक देश के उत्थान में अपना सहयोग देना चाहिए। तो क्या है? एक जागरूक नागरिक के रूप में हमारा क्या कर्तव्य है? एक जागरूक नागरिक के रूप में हमारा जो कर्तव्य है, धर्म, जाति, भाषा आदि के तुच्छ मतभेदों को भुलाकर एक सुयोग्य और कर्मठ व्यक्ति को मत दे, यानी कि वोट दें। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि मैं जब वीडियो अपलोड करूँ आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। इन सेटों को करने के बाद हम लोग प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको जल्द से जल्द ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये भी क्वेश्चन अच्छे हैं, इसलिए मैं इनको करवा रहा हूँ। क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।